Hi, this is Dr. Tufail Chandio from University of Srinagar, Kashmir, and I'm talking to you from the platform of Paragon Academy, Badin. I welcome you all in this 26th free online language teaching course. We have conducted almost 25 successful sessions on basics of language, and we have primarily focused the basic skills which could help you to improve your language and language skills. And in today's session, as we decided that we would focus on conjunction, and this particular session is designed for conjunction. In today's sitting, we would cover that what are conjunctions and what is their role. अगर आप शुरू की क्लासेस को फोकस करें तो मैंने बताया था कि नाउन चीज़ों पे नाम रखता है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, प्रोनाउन उसके मुतबादल या सब्स्टिट्यूट लाता है, और एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में जितनी भी एडिशन होती है, जितनी भी उनके बारे में मालूमात देनी होती है, दैट इज़ जॉब ऑफ एडजेक्टिव. एंड वर्ब टेल्स अस दैट व्हाट एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, कौन सा काम वहाँ पे हो रहा है, और एडवर्ब प्राइमरली टेल्स दैट हाउ दैट एक्शन इज़ बीइंग कंडक्टेड, वो काम कैसे हो रहा है, जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, दैट इज़ वेयर इज़ एडवर्ब. फिर एडवर्ब के एडिशनल जो यूसेज थे वो हमने एडवर्ब के सेशन में पढ़े थे. प्रेपोजिशन उस जगह और प्लेस का तयन करता है, और जो दूसरे प्रेपोजिशन में हमने चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट फिक्स्ड एंड डेफिनेट प्रेपोजिशन, कि वो प्रेपोजिशंस जो किसी नाउन को बाद आते हैं या किसी वर्ब के बाद आते हैं या किसी एडजेक्टिव के बाद आते हैं. जो हमारा 25th सेशन था वो कम्प्लीटली हमने प्रेपोजिशन को डेडिकेट किया था. एंड टुडेज सेशन इज़ डिज़ाइन फॉर कंजक्शन. कंजक्शन का व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंजक्शन. कंजक्शंस के दो रोल होते हैं. बेसिकली ये सेंटेंसेस के अंदर कनेक्टिविटी पैदा करता है. बिकॉज व्हेन यू से खान जंक्शन, आप ट्रेन वगैरह पे आपका आना जाना रहा होता है तो वी यूज़ ए जंक्शन, ट्रेन के लिए यूज़ होता है. वहाँ पे अक्सर ये हो रहा है कि व्हेन द टू रेल रोड्स आर बीइंग आर जॉइंटेड, आर कनेक्टेड, जब उनको कनेक्ट किया जाता है तो वी यूज दिस टर्म एज ए जंक्शन. सो दिस इज़ अ कंजक्शन. कंजक्शन इन द सेंस, कॉन मीन्स टू, CON जब आता है, कॉन का बेसिक जो होता है ये टू होता है. कॉन भी टू के सेंस में आता है, और जब हम एक्सचेंज करते हैं तो भी यही होता है. और जब हम डाई यूज़ करते हैं, डायलॉग देखे होते हैं ना, अक्सर कहते हैं डायलॉग, DI. डाई का भी मतलब दो होता है. लोगस मीन्स बातचीत, कलाम. ओके, डायलॉग मीन्स दो बंदे आपस में लॉग करें, बातें करें. वी यूज टर्म डायलॉग. ओके, इन दैट सेंस इंटर रिलेशंस, इंटर कनेक्टिविटी इज आल्सो the same situation. So the main job of a conjunction basically is to produce connection, connectivity, coherence, linkage, transition, and a kind of addition, contrast, result. मुख्तलिफ तरह की सूरताल होती हैं. जब हम बोल रहे होते हैं तो कभी हमें चीज़ों को कनेक्ट करना होता है. दैट इज़ व्हाट इज़ कनेक्टिविटी. दैट इज़ द बेसिक रोल ऑफ ए कंजक्शन. समटाइम्स हम कंजक्शन को यूज़ करते हैं कि चीज़ को ऐड करना होता है, एडिशन ऑफ आइडियाज़. वट एवर द मटीरियल यू हैव टोल्ड, यू वांट टू ऐड समथिंग, दिस इज़ एडिशन. कभी कभार हम जो है वो कंट्रास्ट को शो कर रहे होते हैं, कभी कभार कंपैरिजन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कभार जो है ना हम उनमें अंदर ट्रांजिशंस ऑफ आइडियाज़ होती है, एक बात से दूसरी बात की तरफ मुंतकली, और उस मुंतकली के बावजूद उसके दरमियान रब्त या लिंक पैदा करना. That is the job of a conjunction. So in every sense, conjunction has a very wider responsibility in language, and it plays very unique role. So in today's class, we would go through this session, and please anybody can help me that if my voice is clear to you or my sound is clear to you, please.
you can send me a text to confirm that if the sound and voice is clear, so that we could proceed further. ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरे स्क्रीन पे मैसेजेस स्क्रॉल नहीं करते ना, आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीज़न, लेकिन जब मैं कोई एक मैसेज लिखता हूँ उसके बाद स्क्रीन पे मैसेजेस आ तो जाते हैं लेकिन वो स्क्रॉल नहीं करते, फिर वो फिज़िकली मुझे स्क्रॉल करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ी वो जो है ना वो डिस्टर्बेंस होती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ टेक्निकल रीज़न, बट वेल, तो थैंक यू वेरी मच। महक ने कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके, थैंक यू महक, एंड थैंक यू एवरीबडी। So let us move towards this content, conjunction, how these conjunctions are used, and what is their role. Okay, so today's class we will cover two types of a conjunction. Maybe they are coordinate conjunctions and subordinate conjunction. अब मैंने जब आप शुरू वाली क्लासेस को रिमेंबर करें, then we talked about clause. क्लॉज की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था देयर आर सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड देयर आर कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिसके अंदर जो है हम एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है और उसके साथ कनेक्टेड होता है, जब तक उसके साथ अपने इंडिपेंडेंट पार्ट के साथ मेन क्लॉज के साथ जुड़ा होता है तो मतलब रखता है। अगर जो है वो उससे अलहदा हो जाता है तो फिर वो अपना मतलब और मफहूम मेंटेन नहीं कर पाता। दैट इज़ द इशू विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में जब कोऑर्डिनेट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक ज़्यादा कंपोजिट मतलब या मफहूम जो है ना वो पैदा करते हैं। अदरवाइज़ जो उनका रोल होता है वो जो है ना वो अगर उनको सेपरेट कर दिया जाए कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को तो वो अपना मतलब और मफहूम कायम रखती है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में अंदर ये क्वालिटी नहीं है। अगर वो जब सेपरेट होता है तो वो मुबहम हो जाता है, उसमें इबहाम पैदा हो जाता है और उसमें वो क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है, वो जो असल उसका मैसेज है वो क्रिपल हो जाता है या सर समझे कि वो कंप्लीट नहीं रहता। So that's the difference between coordinate conjunction and coordinate clause and subordinate clause. अब हमारे पास जो conjunction है, then we have two type of conjunction. They are coordinate conjunction and subordinate conjunction. When we talk about subordinate conjunctions, ये वो conjunctions हैं जो ऐसे sentences के parts को जोड़ते हैं, clauses को जोड़ते हैं जो कि subordinate हैं, और coordinate conjunctions वो conjunctions हैं जो independent जो अपना clauses हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं उनको जोड़ते हैं, उनके दरमियान लिंक पैदा करते हैं। तो इसके लिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स द कंटेंट टू डिस्कस देम इन डिटेल। वेल, so the main job of a conjunction basically is to this is a word which connects words, phrases and clauses. This is very simple definitions. Okay, the main job is that it is a sort of a connectivity and it shows you connections or connectivity, and it connects words, it phrases or clauses, he collects them. This is the job of conjunction, to connect them all. Now look at that, we have a coordinate conjunction. A conjunction of coordinate kinds connects words, phrases and clauses of equal rank. When we say equal rank, तो हमारा मतलब ये होता है कि ये तमाम जो clauses होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी रैंक बराबर होती है। सबऑर्डिनेट जो क्लास होते हैं उसमें एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, तो उसमें दोनों की रैंक्स बराबर नहीं होती। बट हेयर इन अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वी हैव दैट इक्वल रैंक्स। मिसाल के तौर पे अली वेंट टू कराची एंड ही परचेज्ड बुक्स। अब इसमें देखें कि अली वेंट टू कराची ये एक कंप्लीट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है और ये अपना मतलब मफहूम मेंटेन करेगा, भले आप दूसरा पार्ट इसका हटा दें। एंड ही परचेज्ड बुक्स, अली वेंट टू कराची एंड ही परचेज्ड बुक। अब देखें पहला इसका जो एक क्लास है कोऑर्डिनेट क्लास अली वेंट टू कराची, दूसरा है ही परचेज्ड बुक्स। इसके दरमियान हमने कंजंक्शन एंड रखा हुआ है।
अब अगर इस एंड कंजक्शन को हटाकर हम फुल स्टॉप करें तो ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बन जाएंगे। अली वेंट टू कराची फुल स्टॉप, ही परचेज्ड कंप्यूटर फुल स्टॉप। तो ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस या जो है ना सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जिनको दे आर इक्वल रैंक। ओके, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं? हम एंड यूज़ करते हैं, ऑल्सो यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं एज ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मोओवर यूज़ करते हैं, लाइकवाइज यूज़ करते हैं। ये हम जब भी यूज़ करते हैं इनको हम यूज़ करते हैं टू एड आइडियाज़। जब भी हमें आइडियाज़ हो तो हम जो है ना वो इनको ऐड करते हैं, वी ऐड दिस दीज कंजक्शंस। ओके, लाइक while certain other coordinate conjunctions as but, still, yet, nevertheless, nonetheless, however, contrast ideas। ओके, जबकि ये जो कंजक्शन हैं जिस तरीके से हमारे पास बट है या येट है या स्टिल है या नेवरदलेस है या नॉनदलेस है, दे आर यूज टू कंट्रास्ट आइडियाज़। जब हम आइडियाज़ को कंट्रास्ट कर रहे होते हैं, उसका अपोजिट शो कर रहे होते हैं, वी कॉल इट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट आइडियाज़, तो हम उसमें उसके जो है ना वो कंट्रास्ट शो करते हैं। वो ऐड कर रहे थे तो ये उसका आप उसमें कंट्रास्ट, उसमें तज़ाद जो है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए वी यूज़ दिस कोऑर्डिनेट कंजक्शन टू कंट्रास्ट आइडियाज़। जिस तरह हम बट को यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट कैसे पैदा होता है? जब ये कहता है कि आई वांटेड टू मीट यू बट यू वर नॉट इन द ऑफिस। आई वांटेड टू मीट यू, ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है और अगर देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट यू वर नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस, यू वर नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस, दैट इज़ एन अदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अब वो मिलना चाह रहा था, वो ऑफिस में नहीं था, ये उसके अंदर एक कंट्रास्ट है। ये मुख्तलिफपन जो है ना इसमें हमने कंजक्शन यूज़ किया, बट शोज दिस कंट्रास्ट। स्टिल मैंने तो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, स्टिल आपको यकीन नहीं आ रहा है। आई हैव शोन यू एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ माई कार, स्टिल यू डाउट मी। तो ये स्टिल जो है ना दैट इज़ शोइंग द कंट्रास्ट। ये यूज़ करते हैं नेवरदलेस, नॉनदलेस, हाउएवर वी यूज दिस एज ए कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट। इनके एग्जांपल्स हम नीचे चल कर डिस्कस करेंगे। Then we have coordinate conjunctions like hence, therefore, consequently, they indicate result। फिर कुछ ऐसे हैं कंजक्शन जो रिज़ल्ट बताते हैं। मकसद जब हमने एक बात बताई है उसका आगे जो रिज़ल्ट निकला है तो वी यूज दिस एज ए कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। So these are coordinate conjunction। Look at these subordinate conjunction। Subordinate conjunction connects clauses of unequal rank। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। अब देयर वाज इक्वल रैंक्स, हियर वी हैव अनइक्वल रैंक्स। ओके, दे आर द कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दे ऐड टू दीज अनइक्वल रैंक्स एंड अनइक्वल रैंक्स दैट आर इंडिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट क्लास। तो जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये जो है इनका काम ये होता है कि ये आपके इंडिपेंडेंट क्लास और उसके अलावा जो अपना सबऑर्डिनेट क्लास है उसी के दरमियान जो है ना वो लिंक पैदा करते हैं, कनेक्टिविटी पैदा करते हैं। देन वी कॉल सम ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर व्हेन, बिकॉज, फॉर, सिंस, सो, दैट, इफ, अनलेस, अनटिल, दो, एल्दो। ये कुछ ऐसे हैं, दे आर सिंपल एज ए कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और ये जब लिंक करते हैं तो एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक जो होगा इसमें डिपेंडेंट क्लास होगा और ये उन दोनों को कनेक्ट करता है। वी कॉल इट लाइक सो। नाउ लुक एट दैट, कभी कभार हमें कंजक्शन और प्रेपोजिशंस के फ़र्क को समझना चाहिए। सम वर्ड्स आर यूज बोथ एज ए कंजक्शंस एंड प्रेपोजिशंस। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कंजक्शंस भी होते हैं और प्रेपोजिशंस भी होते हैं। मोस्ट ऑफन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज विद दिस टर्म and they are unable to discriminate to understand that what's the difference, how they are being used as a conjunction and how they are being used as a preposition। अब देखिए बिफोर है, बिफोर को आप चाहें तो कंजक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और बिफोर को अगर आप चाहें तो प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम कंजक्शन यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है बिफोर द सन अरोज दे प्रिपेयर्ड देयर ब्रेकफास्ट। ओके, बिफोर द सन अरोज, ओके, they had prepared
देयर ब्रेकफास्ट। तो अब यहाँ पे सूरज तुलू होने से पहले वो अपना ब्रेकफास्ट बना चुके थे। तो ये जो बिफोर है ये कंजक्शन है। इसमें दो काम हैं, एक उनका जागना, सूरज का तुलू होना और उनका खाना बनाना, और दो काम हैं, और उसमें बिफोर जो लिंक पैदा कर रहा है दे हेड। ओके, अब ये जो यहाँ पे बिफोर है ये एज ए कंजक्शन है। अभी बिफोर को हम प्रेपोजिशन यूज़ करें, अ लाइन अपेयर्ड बिफोर मी, मेरे सामने एक लाइन अपेयर्ड हुआ। अब यहाँ पे जो बिफोर है दैट इज़ ए सिंपल, दिस बिफोर इज़ ए प्रेपोजिशन, दिस इज़ a preposition. I called on him but he refused to recognize me. I called on him. Call on is a phrasal verb. Phrasal verb इसका मतलब होता है किसी के पास जाना, घूमना, मिलना, चक्कर लगाना, विजिट करना। I will call on you tomorrow. मैं कल आपको मिलने आऊँगा। ओके, आप ऑफिस में कितने बजे तक होते हैं? मैं 2 बजे तक होता हूँ। Well, I will call on you tomorrow by 1 PM. ठीक है, कल मैं आपके पास 1 बजे आऊँगा। I will call on you. कॉल ऑन इज़ ए फ्रेजल वर्ब, किसके पास जाना, मिलना, घूमना, ओके, मिलना या किसी को विजिट करना, दैट्स वे वी से कॉल ऑन। सो आई कॉल ऑन हिम बट ही रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मी। देन वी हैव दिस, ही केयर्स फॉर नन बट यू। देखिए, ही केयर्स फॉर नन बट यू, ये किसी की केयर नहीं करता है सिवाय आपके। यहाँ पे बट यू दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए प्रेपोजिशन। तो देखिए, बट वी कैन यूज़ बट एज ए कंजक्शन एंड वी कैन आल्सो यूज़ बट एज ए प्रेपोजिशन। तो इस सेंस के अंदर हमें थोड़ा ये देखना होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन एंड हाउ दे आर यूज्ड डिफरेंटली। नाउ लेट अस गो टू दिस आइडियाज़, हाउ दिस connectivities that aid ideas. Number one is that aid some connectives that aid ideas. Number one, aid. अब ये वो कंजक्शन है जो आइडियाज़ को ऐड करने के लिए मिलाए जाते हैं। हम एंड को यूज़ करते हैं। इट वॉज अ हैप्पी डे ऑफ माई लाइफ एंड ऑल माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट इन माई बर्थडे पार्टी। एंड दिस एंड इज हेयर इज अ काइंड ऑफ इज गोइंग टू कनेक्ट द आइडियाज़ के बर्थडे था और मेरे तमाम रिलेटिव्स मौजूद थे, इन दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो एंड जो है वो आइडियाज़ को मिलाता है, ऐड करता है, दैट्स फॉर एडिशन। ऑल्सो ऑल द टीचर्स इन माई स्कूल्स आर डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दे ऑल्सो टेक मच इंटरेस्ट इन द अपलिफ्ट ऑफ बोथ माइंड एंड हार्ट। हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, ऑल टीचर्स, ओके, ऑल द टीचर्स इन माई स्कूल्स आर डिलीजेंट, या ऑल टीचर्स इन माई स्कूल्स आर डिलीजेंट। So all teachers in my schools are diligent and hardworking. They also take much, okay, they also, वो मेहनती हैं, होशियार हैं। They also take much interest in the uplift of both mind and heart. Mind से मुराद है दिमाग और heart से मुराद है emotions and feelings। दिमाग और दिल का मतलब होता है कि आपकी जो है ना वो intellectual grooming हो, जिसको हम cognitive development कहते हैं। heart का मतलब है emotional stability, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सिर्फ IQ का नहीं है और इसमें EQ भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ IQ एंड EQ एज वेल, ओके। जब हम कह रहे हैं IQ, देन वी मीन दैट दिस इज़ योर इंटेलिजेंट क्वाइटेरेंट, एंड व्हेन यू से EQ, दीज आर योर इमोशनल क्वाइटेरेंट्स। तो इंसान की सिर्फ अकली तरबियत भी काफ़ी नहीं होती, लेकिन उसकी जज्बाती जो स्टेबिलिटी होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और आपने देखा था कि PK मूवी के अंदर जो है, जो इस नॉट PK मूवी में 3 इडियट्स के अंदर जो आमिर खान ने कंसेप्ट दिया था वो EQ का दिया था। और EQ के अंदर वो जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो उस टाइम जो है ना उसको कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ चेंज करें तो हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे। तो वो कहता है कि यही चीज़ तो अभी सीखी, अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा भले आप मुझे जॉब ना दें। दैट इज़ योर इमोशनल। और आजकल के ज़्यादातर जो इस टाइम दुनिया में अभी भी जो क्राइसिस आया हुआ है वो IQ का नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव अप्रोच मौजूद है, लेकिन इस टाइम जो दुनिया में बेरा रवी या जो जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन चल रही है उसके पीछे अगर कोई कमी है तो वो EQ की है। इमोशनल जो क्वेश्चंस है वो हमारे पास नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ज़हनी एतबार से चालाक हैं, लेकिन हमारे पास दूसरों की मदद करने वाली, हेल्प करने वाली, सपोर्ट करने वाली जो कैपेबिलिटी है, व्हाट इज़ इमोशनल क्वेश्चंस, उसकी जो किल्लत है, दैट क्रिएट्स ए काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम फॉर अस।
वेल तो दिस इज ऑल्सो अब देखिए देन द जज स्क्रूटनाइज ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस pertaining to the case, then he announced final judgment. जज ने तमाम वो डॉक्यूमेंट्स और जो शवाहिद थे, ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस परटेनिंग टू द केस, उस केस के एतबार से जितने भी शवाहिद थे, जितने भी डॉक्यूमेंट थे, उन सबको चेक किया एंड देन ही अनाउंस फाइनल जजमेंट उसके बाद उसने फाइनल जजमेंट जो है ना वो दी. दैट इज़ इन अ सेंस it is going to show you a kind of addition कि उसने पहले ये किया, बाद में उसने ये किया. Then here is going to show the addition to the ideas, then he announced the final judgment. In the same sense, moreover, that is one of the best conjunctions, and that also shows addition to the ideas. A talented artist he was, moreover a writer of some note. कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी था, टैलेंटेड आर्टिस्ट था और एक अच्छा लिखारी भी था. मूवर का जो सेंस होता है लाइक दैट कि आप एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से बिजली भी नहीं है, ये जो ऊपर का तस्वर है, इन दैट सेंस वी यूज़ दिस मूवर के इट्स वेरी हॉट डे, मूवर पावर हैज़ फेल्ट, मूवर ऊपर से बिजली भी चली गई है. सो दिस इज आल्सो एडिशन मूवर. इन सेंस लाइकवाइज he voted for the change and expected his colleagues to do likewise. इसने जो तब्दीली के लिए वोट दिया, आई डोंट मीन ये मेरी मौजूदा तब्दीली से पहले के लिखा हुआ नोट्स है, तो इसको प्लीज़ इस करंट तब्दीली वाले कंटेक्स्ट में ना लिया जाए, आई एम सॉरी. सो ही वोटेड फॉर द चेंज, वो चाह रहा था कि तब्दीली के लिए वोट करें एंड एक्सपेक्टेड हिज कलीग्स टू डू लाइकवाइज, और अपने दोस्तों से भी ये तवक्का रख रहा था कि दे शुड डू द सेम, to do the likewise. So that was the difference that he did for that. In order to, she arrived, that is another conjunction of addition. She arrived early in order to get a good seat. अच्छी सीट या मौजूद सीट हासिल करने के लिए वो जल्दी आए. So these are the conjunction and also then, moreover, likewise, in order to. You can use these conjunction जब भी आपको अपने पैराग्राफ के अंदर एडिशन करनी हो, अपने सेंटेंसेस के अंदर एडिशन करनी हो, तो इन आइडिया ये आपके आइडियाज़ को ऐड करेंगे. अब इनके जो कैटेगरिकल इस्तेमाल हर कंजक्शन का था, वी हैव डिस्कस एंड दिस विल हेल्प यू टू डेवलप योर राइटिंग स्किल एज वेल. अब देयर आर सम कंजक्शंस व्हाट वी यूज़, सम कनेक्टिव्स व्हाट वी यूज़ टू शो द कंट्रास्ट. जिन कनेक्टिव्स को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर कंट्रास्ट शो करने के लिए. But I came to see you, but you were sleeping. But although she promised faithfully to come, I still didn't think he would. Although he promised faithfully to come, चूँकि उसने वादा किया है और जो है ना वो दिलो जान से वादा किया है कि वो आएगा, लेकिन अब भी मुझे शक है. I still didn't think he would. मैं अभी भी समझता हूँ कि वो नहीं आएगा. Still. That shows the contrast of his coming, because he has promised faithfully to come. Okay, so अगर इसमें अगर आप चाहें तो आप एल्दो को हटा भी सकते हैं, ठीक है. He promised faithfully to come. I still didn't think he would. Okay, मुझे फिर भी यकीन था कि वो नहीं आएगा. So इस सेंस के अंदर you can use still. या I have proved all documented evidences, still you don't believe me, still you don't trust me. In that sense you can use still as a contrast to show the contrast in the ideas. Yet it is a small car, yet it is surprisingly spacious. अच्छा, अब इसमें एक बात ये ज़हन में रखें कि अक्सर तौर पे हमारे यहाँ एल्दो और येट की कॉम्बिनेशन की जाती है. एक तो टेक्निकल गलती होती है, ज़्यादा तौर पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि एल्दो एंड but this combination is not the real one. So this combination is not the real one or actual one, because some of the books they don't confirm this practices. ये जो हम लगाते हैं कि although she is rich but she is honest, तो यहाँ पे but तो पहली बार लगता नहीं है, ये कॉमन एक स्लिप है जो हम यूज़ करते हैं. It should be avoided. हाँ, although के साथ हम yet लगाते हैं, although she is rich yet she is honest,
लेकिन माइकल सवान का जो इसमें ओपिनियन है वो ये कहता है कि आप डबल कंजक्शंस ना लगाएं, यू डोंट नीड टू पुट डबल कंजक्शन, आप सिंगल कंजक्शन लगा दें या एल्दो लगा दें या येट लगा दें। लेकिन आगे चल के पेयर कंजक्शंस आएंगे, वी विल डिस्कस सम ऑफ द कंजक्शन, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन अ पेयर, जो हमेशा एक ग्रुप में यूज़ होते हैं। सो वी जस्ट टेक देम एज अ here we are taking yet as individual, not as a pair conjunction। और मैंने बता दिया है कि अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस में तो है एल्दो और येट का, दो और येट का। एक बात ये बता दूं कि दो और एल्दो के अंदर जो फ़र्क है, ये एल्दो ज़्यादा फॉर्मल है दो से, हम दो भी यूज़ करते हैं, एल्दो भी यूज़ करते हैं, तो दो से एल्दो ज़्यादा फॉर्मल है, दैट्स वन पॉइंट। फिर एल्दो के साथ बट का भी यूज़ ना करें, दैट इज़ रॉन्ग। एल्दो के साथ आप येट यूज़ करते हैं, जो कि मैंने बता चुका हूँ कि माइकल सवान कहता है कि आप एक सेंटेंस के अंदर दो कंजक्शन यूज़ ना करें, या आप एल्दो लगाएं या येट लगाएं। आप ये कह दें ही प्रॉमिस फेथफुली टू कम, येट आई डाउट, ठीक है, या आप कह दें कि एल्दो ही हैज़ प्रॉमिस टू कम, आई हैव डाउट, तो या आप एल्दो लगाएं तो आप येट ना लगाएं, और या आप एल्दो ना लगाएं तो आप येट लगाएं। बाकी एल्दो और दो आप दोनों एक ही सेंस में लगाते हैं, एल्दो ज़्यादा फॉर्मल है दो की निस्बत, दैट्स बेसिक डिफरेंस बिटवीन एल्दो एंड दो। सो येट, इट इज़ स्मॉल कार येट इज़ सरप्राइजिंगली स्पेशियस, ये कार बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा जो, येट इट इज़ सरप्राइजिंगली स्पेशियस, मगर इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, सरप्राइजिंगली। नेवरदलेस, नॉनदलेस, ओके, देयर इज़ अ लिटिल चांस दैट वी विल सक्सीड इन चेंजिंग द लॉ, इसमें कोई इम्कान नहीं है, देयर इज़ अ लिटिल चांस। आपको याद आ गया, मैंने लिटिल पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे जो ना वो लिटिल को, ये हमने जो है ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में डिस्कस किए थे, लिटिल आर मच आर फ्यू, ठीक है। देयर इज़ लिटिल चांस, मैंने बताया था जब हम खाली लिटिल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है नो चांस, जब हम अ लिटिल लगाते हैं तो उसका मतलब है थोड़ा बहुत। यहाँ पे जब लिखा गया ना कि देयर इज़ लिटिल चांस, तो आप इसको समझे कि देयर इज़ नो चांस दैट वी विल सक्सीड इन चेंजिंग द लॉ, बिल्कुल भी कोई इम्कान नहीं है कि हम कानून को तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे। नेवरदलेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ट्राई, फिर भी, दैट इज़ आल्सो ए कंट्रास्ट, ओके। नेवरदलेस, नॉनदलेस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ट्राई, लेकिन फिर भी ये बात अहम होगी कि हम कोशिश करें। ये बात वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है कि हम कानून को चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये वाज़े है कि हमें वी शुड ट्राई, सो दैट वी ट्राई is here is a necessary in a sense, nevertheless nonetheless it's important that we try, तो फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो कंट्रास्ट है फिर भी वाला यहाँ पे इस सेंस के अंदर जो नेवरदलेस और नॉनदलेस को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात है नेवरदलेस या नॉनदलेस, इसमें से आप किसी भी एक को इस्तेमाल करें, और जो ना वो एक बात ये नोट करें कि हम डिस्पाइट भी लगाते हैं और इंस्पाइट भी लगाते हैं, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। असल इनका और नेवरदलेस और नॉनदलेस का फ़र्क ये है कि इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, नेवरदलेस और नॉनदलेस सेंटेंस की जो है ना वो एंड में आते हैं। जब इस तरह के हम कंट्रास्ट शो कर रहे होते हैं तो ये दूसरे पार्ट में जाकर हम नेवरदलेस नॉनदलेस को ऐड करते हैं, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को हम सेंटेंस के पहले पार्ट में लगाकर फिर दूसरे पार्ट को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि इंस्पाइट ऑफ लेट टीचर अलाउड मी, इंस्पाइट ऑफ लेट टीचर अलाउड मी, इसमें कि देर के बावजूद टीचर ने मुझे अलाउ किया क्लास में बैठने के लिए। अब इंस्पाइट को हम आगे लगा रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ वो टीचर अलाउड मी टू सिट इन द क्लास, या आप डिस्पाइट लगाएं। अगर आप डिस्पाइट लगा रहे हैं फिर उसके साथ कोई प्रीपोजिशन न लगाएं, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट नहीं होता। डिस्पाइट लेट, इंस्पाइट ऑफ लेट, डिस्पाइट लेट टीचर अलाउड मी टू सिट इन द क्लास, लेकिन आई वॉज लेट नॉनदलेस टीचर अलाउड मी, मैं देर से गया था फिर भी टीचर ने मुझे इजाज़त दे दी। सो दिस इज़ वे यू कैन इवन यूज लाइक इन स्पाइट ऑफ, you say despite late teacher allowed me to sit in the class, I was late, nevertheless or nonetheless teacher allowed me to sit in the class.
okay. Now here you can see that these both sentences can help you to understand. Okay. In spite of late या despite late, you can put any one of that. देर के बावजूद, teacher allowed me to sit in the class. Okay. Even though जो है ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपना सलाम. Even though या even then, okay. इनका जो फंक्शन है थोड़ा इसमें से डिफरेंट है, उसको हम आगे चल के ना इन कंजक्शंस को डिस्कस करेंगे जो आपने लिख रहे हैं. सो इन दैट सेंस, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट लेट टीचर्स अलाउड मी टू सिट इन द क्लास. हाउएवर को हम कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं कि ही वॉज फीलिंग बैड, ही वेंट टू वर्क हाउएवर एंड ट्राइड टू कंसंट्रेट. वो अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, बीमार था, वो काम पे गया और फिर भी उसने काम करने की कोशिश की. हाउएवर ये भी कंट्रास्ट के लिए, मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने किसी को दे दिए हैं. हाउएवर आई विल मैनेज सम अमाउंट फॉर यू. आपसे कोई पैसे मांगता है, उस टाइम आपके पास पैसे नहीं है, आपने किसी दोस्त को दे दिए और आप कह रहे हैं कि फिर भी मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने दोस्त को दे दिए हैं, फिर भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ मैनेज करूँगा. हाउएवर आई विल ट्राई टू मैनेज सम अमाउंट फॉर यू. I have handed over, I have lent money to one of my friends. However, I will arrange some amount for you. However, हमारे पास बहुत ज़्यादा खदशात हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉर्टेज है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपकी ज़रूरत पे पूरा उतरें. However, we will try to fulfill your demands. तो ये हाउएवर का कंटेक्स्ट की सिचुएशन में हुए जिसमें हम यूज़ करते हैं टू शो द कंट्रास्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी, अच्छा ऑन द कॉन्ट्ररी में एक और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. अक्सर स्टूडेंट्स ऑन द कॉन्ट्ररी को यूज़ करते हैं, वो समझते हैं कि ऑन द वन हैंड यू कॉल मी योर फ्रेंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, इस सेंस में वो समझते हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी यूज़ होता है. देखिए एक होता है ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड, या ऑन द वन साइड ऑन द अदर साइड, ठीक है. वो उसमें ये होता है कि एक तरफ आप मुझे दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ धोखा देते हो. ये जो है ना ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड की सिचुएशन है, या ऑन द वन साइड और ऑन द अदर साइड. अगर आपने पहले हिस्से में साइड लगाया है तो दूसरे में भी साइड लगाएं, ऑन द वन साइड ऑन द अदर साइड. अगर पहले में आपने हैंड लगाया है ऑन द वन हैंड, तो फिर दूसरे सेंटेंस के पार्ट भी आप लगाएं ऑन द अदर हैंड. ये न कीजिएगा कि एक तरफ आप कह दें ऑन द वन हैंड और दूसरी तरफ आप कह दें ऑन द अदर साइड. दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट लिंक. सो ऑन द कंट्री आई एंटिसिपेटेड. ओके, अच्छा अब ऑन द कॉन्ट्री क्या होता है? ऑन द कॉन्ट्री ये होता है कि जब चीज़ आपके तवक्का के बिल्कुल अपोजिट हो, उलट हो जाए, वी यूज दिस ऑन द कॉन्ट्री. मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि टेस्ट बड़ा मुश्किल होगा, ऑन द कॉन्ट्री इट वॉज वेरी सिंपल. वो तो बिल्कुल सिंपल था. मैंने सोचा था कि मुझे आज स्कूल में पहुंचते देर हो जाएगी, मैं तो उल्टा 5 मिनट पहले पहुंच गया. गॉट इट? मैं तो उल्टा 5 मिनट पहले पहुंच गया. दिस इज द सिचुएशन वेरी यूनिक. आई एंटिसिपेटेड दैट द टेस्ट वुड बी द टफेस्ट वन. मैंने तो ये सोचा था कि टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. ऑन द कॉन्ट्री इट वॉज क्वाइट एन ईजी. ये उसके उलट वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल था. आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड बी डिक्लेयर्ड फेल. ऑन द कॉन्ट्री आई गॉट फर्स्ट पोजीशन. मैंने तो ये सोचा था कि मैं फेल करार दे दिया जाऊँगा, उल्टा मेरी पहली पोजीशन आ गई. उल्टा यू नो दैट इज सिचुएशन व्हेन यू यूज दैट वी पुट दिस ऑन द कॉन्ट्री. सो इट वॉज क्वाइट एन ईजी. And then we put whereas. Whereas also shows the contrast. That is also connected that show the contrast. Some of the studies show positive results whereas others don't. कुछ studies positive result बताती हैं, कुछ नहीं. That don't. Okay, that is a contrast. ये सख्त मेहनत करता है whereas his brother doesn't. He works hard whereas his brother doesn't. Contrast. Okay, that shows the contrast. So whereas ये दो चीज़ों के दो पार्ट्स के दरमियान शो करता है कि दैट्स कॉल्ड द कंट्रास्ट. ओके, सो
अब ये एक जो ग्रुप था, ये पूरा ग्रुप हम यूज़ करते हैं किसके लिए? टू शो द कंट्रास्ट, ठीक है। बट स्टिल, येट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ओके, हाउएवर, ऑन द कंट्री, वेयर एज, ये पूरा ग्रुप वी यूज सिंपली टू शो द कंट्रास्ट इन द सेंटेंस। अब कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जिसको हम शो करते हैं, वी यूज देम इन ऑर्डर टू शो द रिजल्ट्स। मिसाल के तौर पे हेंस, वी सस्पेक्ट दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, हेंस द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इज इंडिस्पेंसिबल। हेंस हम कब लगाते हैं? जब हम कोई रिजल्ट की तरफ जा रहे होते हैं, किसी नतीजे की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम समझते हैं, तो फिर हम हेंस लगाते हैं। देखिए, वी सस्पेक्ट दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, हमें शक हो रहा है कि वो किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, इसलिए हेंस द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इज इंडिस्पेंसिबल। इसलिए एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए, आज़ादाना जो है ना, वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, इसलिए एक आज़ादाना इंक्वायरी ज़रूरी है। हेंस, दिस हेंस इज़ गोइंग टू शो द रिज़ल्ट, किसके वजह से, जो ऊपर वो सिचुएशन है उसमें से लोगों को जो इबहम पैदा हो रहे हैं, जो शुकूक पैदा हो रहे हैं, उसके लिए लाजमी है कि एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। हेंस, therefore also show the result, he is only 17 and therefore not ineligible to vote। ये सिर्फ 17 साल का है, इसके लिए ये वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। only 17 and therefore not eligible to vote। Consequently, this poses a threat to agriculture and the food chain and consequently to human health। This poses a threat, consequently it also shows the results कि इससे पहले तो ज़राअत को नुकसान पहुँचता है, it poses a threat to agriculture and the food chain and consequently to human health। और बिलाखिर ये पहले ये ज़राअत को नुकसान देती है, फिर ये जो है ना खाने की चेन को नुकसान देती है, और खाने की चेन से होकर ये इंसान के जिस्म में दाखिल होकर कंसिक्वेंटली नतीजतन ये इंसान के सेहत को नुकसान देती है। सो दिस वे सब्सिक्वेंटली वी आर यूजिंग दिस आफ्टरवर्ड्स लेट्स ऑन। सो सब्सिक्वेंटली, afterwards or later on or after, so the original interview notes were subsequently lost। अच्छा, consequently होता है नतीजा, subsequently मीन्स होता है एक तरतीब के बाद, एक टाइम के बाद, एक पीरियड टाइम वक्त के दौरान के बाद, that we use subsequently के उसके बाद ये चीज़ हुई। ये भी रिजल्ट शो करती है, लेकिन पहले ये हुआ था subsequently बाद में, जिसके लिए हम afterwards भी लगा सकते हैं, later भी लगा सकते हैं और after भी लगा सकते हैं। इसका सब्सिक्वेंटली का जो सेंस होता है वो ये निकलता है सब्सिक्वेंटली। सो द ओरिजिनल इंटरव्यू नोट्स वर सब्सिक्वेंटली लॉस्ट। तो ये वो कंजक्शन थे, दे शो द रिजल्ट, हेंस, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली एंड सब्सिक्वेंटली वी पुट इन अ सेंटेंस टू शो द रिजल्ट। अब हम आते हैं कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के ऊपर, व्हाट वी यूज एज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। There is a problem in camera। क्या प्लीज़ हमारे एक साथी कह रहे हैं कि there is a problem in camera, क्या ये सबके लिए आ रहा है कि या किसी एक साथी के लिए? अगर कहीं पे सर्विस का इशू होगा तो उसका कैमरा प्रॉब्लम कर रहा होगा। आप मुझे साथी बता दें बाकी के इज़ इट ओके आर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम।
Okay, it's clear. Then maybe this is individual problem. Well, so these are some of the subordinate connectives. Okay, ये वो connectives हैं जो subordinate parts को connect करते हैं. वो ऊपर जो थे वो coordinate connectives को use कर रहे थे. They are for subordinate connectives. When I loved history when I was at school. I loved history. ये जो है ना वो independent clause है. I loved history. ये इसका main clause है. When I was at school, जब मैं स्कूल में था. अच्छा, इसको अगर अकेला बनाओ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. I was at school. I was at school. अगर हम सिर्फ इतनी बात कहें कि I was at school, I was at school, तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता. अगला बंदा कुछ नहीं समझ पाएगा. ये I was at school जब अपने मेन पार्ट से कटता है, अलहदा होता है, तो बेमानी हो जाते हैं. That's the difference between सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट क्लास ये थे कि वो इक्वल रैंक के थे, वो अकेले होते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपना मतलब मफ़हूम मेंटेन रखते थे. लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास जब अपने ये सबऑर्डिनेट क्लास आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था. अगर आप जाकर किसी बंदे को कहें कि जब मैं स्कूल में था, जब मैं स्कूल में था, तो कहेगा भाई क्या है, इससे कोई मतलब तो नहीं निकला. अच्छा, अब इंडिपेंडेंट क्लास को देखें भला. ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है. आई लव्ड हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री से प्यार करता था. ये कंप्लीट सेंस रखता है. इसको आप कहीं भी ले जाएंगे, ये अपना मफहूम, अपना मतन, अपना कंटेक्स्ट कभी भी नहीं खोएगा. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट. आई होप you have understood. So I loved history when I was at school because is also coordinate. I work hard because I intend to be a doctor. I work hard because I intend to be a doctor. Okay, so I work hard because is a coordinate conjunction. Sorry, subordinate conjunction. Since Wasim has not phoned since he went to Karachi. जब से वो कराची गया है उसने फ़ोन नहीं की. Since. अच्छा, सिंस को आप यूँ भी यूज़ कर सकते हैं कि सिंस यू आर रिच वाई शुड आई हेल्प यू. अच्छा, वो फिर जब आप यूज़ करेंगे तो वो सिंस का जो इस्तेमाल है वो फिर ऐसे हो जाएगा कि दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए कोऑर्डिनेट फॉर कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस आर पार्ट. ओके, वो एक सिंस का अलग इस्तेमाल है कि सिंस यू आर रिच. ये अक्सर एक हम सेंटेंस लगाते हैं जो आपने पढ़ा होगा. कभी कभार हम सिंस भी लगा देते हैं और कभी कभार हम फॉर भी लगाते हैं. वी आल्सो पुट फॉर. ओके, why you are rich, why should I help you. अच्छा, ये जो सिंस ये इस्तेमाल है, ये फिर जो सिंस यू आर रिच why should I help you, ये जो सिंस का इस्तेमाल है ना, ये जो है ना वो एज ए फिर वो कोऑर्डिनेट सिचुएशन पे चला जाता है कि सिंस यू आर रिच, चूँकि आप अमीर हैं, why should I help you. You are rich, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. वाई शुड आई हेल्प यू, ये एक जो है ना वो कंप्लीट सेंस है. सो वाई शुड आई हेल्प यू, सिंस यू आर रिच वाई शुड आई. अच्छा, आप फा भी लगा सकते हैं. फा यू आर रिच, फा यू वर लेट. अच्छा, फा यू वर लेट, वी अलाउड एन अदर स्टूडेंट्स टू सिट इन अ क्लास ऑन योर बिहाफ. चूँकि आप लेट थे, फा यू वर लेट, ओके, वी अलाउड एन अदर स्टूडेंट्स टू सिट इन द क्लास. तो इस सेंस के अंदर ये सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल होता है, दैट्स अ बिट आल्सो टेक्निकल एंड यू मस्ट नोट इट. फॉर नीचे भी आ गया. आई बिलीव्ड हर, फॉर श्योरली शी वुड नॉट लाई टू मी. फॉर श्योरली शी वुड नॉट, मुझे यकीन था कि वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी. फॉर श्योरली. दैट शी सेड दैट द स्टोरी वाज ट्रू. दैट इज आल्सो एज ओके, द स्टोरी वाज, शी सेड द स्टोरी वाज ट्रू. द स्टोरी वाज ट्रू, कहानी सही थी. दैट इज़ इनकम्प्लीट क्लास और यू मे से सबऑर्डिनेट क्लॉज. ही सेड, उसने कहा. दैट इज़ इंडिपेंडेंट एंड दैट्स बीइंग कनेक्टेड बाय विद दिस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट. इफ़ यू सी हिम गिव हिम दिस नोट. अगर वो आपको नज़र आए तो उसको ये नोट देना. ओके, गिव हिम दिस नोट. ये गिव हिम दिस नोट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है.
इफ़ यू सी हिम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ जो है वो यहाँ पे जो है ना वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो इन दो पार्ट्स को आपस में लिंक कर रहा है। अनलेस यू वोंट गेट पेड फॉर टाइम ऑफ अनलेस यू हैव अ डॉक्टर्स नोट। आपको तब तक जो है वो छुट्टी वाला टाइम के पैसे नहीं मिलेंगे, जो आपने छुट्टी की थी उसके पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाते। अनलेस यू हैव अ डॉक्टर्स नोट या डॉक्टर्स चिट या डॉक्टर्स सर्टिफिकेट, you will not be paid for time off. So you won't get paid for time off unless means जब तक, until। अच्छा, एक इसमें until आता है, एक unless आता है। अच्छा, इसका बड़ा लतीफ़ फ़र्क है unless और until का। until आप तब लगाया करें जब आप टाइम के हवाले से बात करते कि जब तक वो वक्त, वो घड़ी, वो टाइम नहीं आएगा मैं आपको जो लेटेस्ट वेट until the rain stops। यहाँ से until से मुराद है कि जब तक बारिश रुकती नहीं हमें इंतज़ार करना चाहिए, ओके। और unless हम कब लगाएं, जब तक वो काम ना हो तो हम unless लगाएं, और वो टाइम ना आए तो हम until लगाएं। बाकी ये जो अक्सर हमने कहा है कि हम बोलने में अक्सर लोगों को आपने देखा है वो लगाते हैं कि until एंड unless दोनों को इकट्ठा लगाते हैं, तो ये फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ये दुरुस्त नहीं है, हमें दोनों नहीं लगाने चाहिए। या आप until लगाया करें या unless लगाया करें। आप देखें सिचुएशन क्या है, okay? अगर टाइम को रेफ़र किया जा रहा है, आई वोंट अलाउ यू टू गो होम until योर फादर कम्स, तो मेरी मुराद यहाँ पे है कि वो टाइम जब आपके पापा आते हैं फिर मैं आपको जोड़ूँ, ओके। या आई विल नॉट अलाउ यू टू गो होम अनलेस योर फादर आस्क मी, तब तक मैं आपको घर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा जब तक आपके पापा कहते नहीं, अनलेस योर फादर कॉल मी। तो ये सेंस होता है अनलेस और अनटिल के इस्तेमाल का। और एक बात जहन में रखें, थोड़ी ये इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये स्टूडेंट से गलती भी हो जाती है, चूँकि हम जब उर्दू सिंधी में बोलते हैं ना तो हम दोनों सेंटेंसेस को निगेटिव करते हैं। मैं आपको तब तक घर नहीं जाने दूंगा जब तक आपके पापा फ़ोन नहीं करते। अब देखिए, नहीं जाने दूंगा, नहीं करते, ये दोनों नेगेटिव सेंस है हमारे पास। अतः कि फॉर्मली हमें भी एक को नेगेटिव करना चाहिए, डबल नेगेटिव सेंटेंस को नहीं करना चाहिए उसूली तौर पे। लेकिन जो मरवज है हमारी सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर अगर देखें, जो लोग बोल रहे हैं तो लोग यही कहते हैं मैं तो आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके पापा नहीं कहते। ठीक है, चलें जी, आप दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो गए। लेकिन जब हम अंग्रेज़ी में जाएंगे तो हमें दोनों को नेगेटिव नहीं करना। जो पहला हिस्सा अगर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note, okay? जब तक आपके पास डॉक्टर का नोट नहीं है। यहाँ पे unless के बाद दूसरा हिस्से को आप नेगेटिव ना करें। मैं आपको तब तक नहीं पढ़ाऊँगा जब तक आप किताबें नहीं ले आते। लेकिन अंग्रेज़ी में हम ये नहीं कहेंगे कि I will not teach you unless you don't bring the books। तो ये तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपको तब तक नहीं पढ़ाऊँगा जब तक आप किताबें, मकसद आप ना ले आए। अगर किताब ले आओगे तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इसका मतलब यही निकलता है कि अनलेस। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनलेस एंड। तो अनलेस को जो है आप अंग्रेज़ी के अंदर जो है ना वो दोनों पार्ट को नेगेटिव ना किया करें। लेकिन चूँकि हम उर्दू या सिंधी के सेंस में तर्जमा करते हैं तो हमारे बहुत से साथी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आई विल नॉट अलाउ यू टू गो होम अंटिल योर फादर डजेंट कम। और जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी डजेंट लगाकर नेगेटिव कर देते हैं। नो, अनलेस और अंटिल के दूसरे पार्ट को आप पॉजिटिव रहने दें। आई वोंट अलाउ यू टू गो होम अंटिल योर फादर कम, और अनलेस योर फादर कॉल्स, तो उसमें आप नेगेटिव ना क्या करें। कम टू एल्दो। एल्दो मैंने आप बताया था, एल्दो द सन वाज शाइनिंग, इट वाज नॉट वेरी वार्म। चूँकि सूरज चमक रहा था लेकिन फिर भी इतनी तपश नहीं थी। वार्म का मतलब है कि उसमें इतनी तपश नहीं थी जो हमें रिक्वायर्ड होती है। एक हीट होती है जो गर्मी के सीज़न में होती है, एक वार्मथ होती है जो हमें, जो वार्म जो सूरज होता है जो हमें सर्दी के टाइम रिक्वायर होती है। तो वो हम
वार्म को पसंद करते हैं सर्दी के टाइम में, लेकिन हीट जो है वो उसको हम डिसलाइक करते हैं गर्मी के सीज़न में। सो दो शी गेव नो साइन आई वॉज श्योर ही हैड सीन मी। एल्दो इज़ अ मोर फॉर्मल देन दो। ये यहाँ पे जो ना वो आपके सामने आ चुका है कि इसमें आप एल्दो की जगह जो है वो ज़्यादा फॉर्मल है दो की जगह से। सो दीज वर द सम ऑफ द कनेक्टिव्स, दे शो a kind of they combine these coordinate conjunctions or coordinate connectives and they connect the coordinate clauses. लेकिन कुछ ऐसे कंजक्शन है दे आर ऑलवेज यूज इन अ पेयर। सपोज वी हैव एल्दो एंड येट, जिस तरह मैंने ऊपर बताया। लेकिन मैं ये बता भी चुका हूँ कि एल्दो आप एक लगाएं तो भी ये सही है, चूँकि जो माइकल समान का कहना ये है कि आप कोई भी एक लगा दें, या तो आप एल्दो लगा दें या आप येट लगा दें। यू डोंट नीड टू पुट बोथ कंजक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी लाइक दिस। अब उसके कहने का मतलब ये कि अगर आपने एल्दो लगाया है तो फिर आप जो है वो एल्दो शी इज़ पुअर के शी इज़ ऑनेस्ट, इसको जो है ना आप येट को हटा दें, येट शी इज़ ऑनेस्ट, येट को हटा दें। या आप ये कहें कि शी इज़, इसमें उसका मतलब है कि आप एल्दो को हटा दें और आप कहें कि शी इज़ पुअर का येट शी इज़ ऑनेस्ट। तो वो कहते हैं कि या आप येट लगाएं या आप एल्दो लगाएं, दोनों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यू डोंट नीड टू पुट टू कंजक्शन एट द सेम। ये डबल कंजक्शंस के लिए मैं कह रहा था। तो इस पे उसको एतराज़ है माइकल समान को, जो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज है उसने इसको जो है ना वो रिजेक्ट किया है। वेल अब नॉट ओनली बट आल्सो, दिस इज़ आल्सो कोऑर्डिनेट जो ना वो पेयर कंजक्शन है कि, लेकिन ये तो लाजमी लगेगा। एल्दो और येट में तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें से किसी एक और चुनें। बाकी नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, ये हमेशा पेयर में चलते हैं। ही इज़ नॉट ओनली माई टीचर बट ही इज़ आल्सो माई गुड फ्रेंड, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर पहला हिस्सा नॉट ओनली पे तो दूसरा हिस्सा जो है वो बट, नॉट ओनली बट आल्सो, दूसरे हिस्से में बट आल्सो का आना बहुत लाजमी है। बट ही इज़ आल्सो माई गुड फ्रेंड। फिर एज सो, एज यू आर इल सो यू हैड बेटर नॉट टू गो टू स्कूल। जैसा कि आप बीमार हैं इसके लिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप स्कूल ना जाएं। एज सो, या सो दैट शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। सो दैट, सो इज फॉलोड बाय दिस दैट। so that, as so that, as soon as and no sooner than। अच्छा, इसका थोड़ा समझे टेक्निकली, they are different। when we say as soon as, अब इसका मतलब क्या, इसका फ़र्क क्या है? when we talk about as soon as तो हमारा बेसिक मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि जो चीज़, अब as soon as और no sooner than, इन दोनों को आप पहले इसके कंसेप्ट समझें। as soon as में हम ये बताना चाहते हैं जब आप कहते हैं कि जो ही हम फ़ोन उठाते हैं तो कॉल ड्रॉप हो जाती है, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो पूछते हैं कि क्या मसला है, आप कहते हैं कि जब कॉल आती है जो ही हम फ़ोन उठाते हैं या कॉल ओके करते हैं कॉल ड्रॉप हो जाती है। इसमें आप ये कह रहे हैं कि जो ही मकसद एक काम होता है उसके बाद दूसरा काम फ़ौरन जल्दी हो जाता है, तो ये सिचुएशन एज सुन एज की है। नो सूनर देन की सूरत-हाल ये होती है कि अभी तक तो हम कॉल ओके ही नहीं करते कि कॉल ड्रॉप हो जाती है, ये डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि जो ही टीचर क्लास में आता है स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले क्या काम हो रहा है, टीचर का आना, फिर जो है ना बच्चे खड़े होते हैं वो बाद में। तो पहले कौन आता है, टीचर आता है, बाद में बच्चे खड़े होते हैं। एज सून एज टीचर एंटर्स द क्लास ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी टीचर क्लास में आता ही नहीं है कि स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, तो इसमें देखें पहले सेंटेंस में एज सून एज में ये था कि टीचर पहले आता था, बच्चे बाद में खड़े होते थे। अब ये कि अभी टीचर बाद में आ रहा है, बच्चे उससे पहले खड़े हो जाते हैं। सो जब आप ये कहना चाहते हैं ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर हम कहते हैं कि अभी हम कॉल ओके ही नहीं करते, उससे पहले कॉल ड्रॉप हो जाती है, अभी टीचर क्लास में आता ही नहीं है, बच्चे उससे पहले खड़े हो जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये नो सूनर के स्ट्रक्चर की है,
and you may understand that how can you put this no sooner. So as soon as the teacher comes, all the students stand up. Great. No sooner then. Okay. अब no sooner की जो स्ट्रक्चर जब आप लगाते हैं तो उसके अंदर आप इस चीज़ का ख्याल करें कि no sooner के बाद आपको हमेशा उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा. No sooner does the teacher come. No sooner does. इस नो सूनर के बाद आपको हमेशा जो है ना वो डज लगाना, मकसद उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा. जो भी वो टेंस है, टीचर कम्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने उसका जो है ना हेल्पिंग वर्ब जो है डज को आगे रखा. नो सूनर डज द टीचर कम. अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता तो हम कहते हैं नो सूनर विल द टीचर कम. जो ही टीचर आएगा, अभी टीचर आएगा ही नहीं कि स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे. नो सूनर विल द टीचर कम द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप. ठीक है. सो नो सूनर के बाद आप उसी के हेल्पिंग वर्ब रखेंगे. उसके बाद जो देन इस्तेमाल करेंगे ये THAN लगाएंगे. प्लीज़ दोबारा मैं बता रहा हूँ, अक्सर हमारे साथी यहाँ पे देन की जगह पर THEN लगा देते हैं. दैट इज़ नॉट, दैट कुड बी कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कनेक्टिव्स, बट दैट इज़ नॉट हेयर. देन, ये जो देन होगा वो THAN होगा, EN नहीं होगा. इसको नोट करें. अब ये पेयर मैंने आपको जिस तरह बताया था, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन साइड, ऑन द अदर साइड, ये हमेशा पेयर में चलेंगे. ऑन द वन हैंड, ऑन द वन साइड यू हेल्प मी, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड यू अबेट देम टू टीच मी. एक तरफ आप मेरी मदद करते हो, दूसरी तरफ यू अबेट देम. अबेट होता है किसी को बिरगलाना या किसी को जो ना कोई काम करने के लिए जो ना आमादा करना, उसको तैयार करना, ये अबेट होती है. जो अक्सर झगड़े वगैरह होते हैं तो उसमें एक अबेटमेंट का केस होता है कि जी इस बंदे ने सिंधी में चुना हिन बच कई ओन धक्कायूं. तो अबेट और जो होता है, अबेटर इज़ अ पर्सन हु अबेट्स द क्राइम. अबेट होता है कि किसी को क्राइम करने के लिए उकसाना, उसको शेह देना, दैट इज़ अबेट. सो यू अबेट देम टू टीज मी. In that sense, we are just simple living, and so on the one hand, on the other hand, on the one side, on the other side, ये हमारे जो ना वो पेयर में यूज़ होते हैं. तो इसमें जितने भी मैंने पेयर कंजक्शन डिस्कस किए, यू कैन यूज़ देम. बाकी जो एल दो और येट का मैंने आपको बताया है कि इसको आप जहन में रखें. अगर आप एल दो या येट कोई भी एक इस्तेमाल करें, दैट्स मोर सिनर. जिस तरह ये कि शी इज़ पुअर येट शी इज़ ऑनेस्ट, या एल दो शी इज़ पुअर शी इज़ ऑनेस्ट. बाकी एल दो और येट को पेयर के सेंस में अगर ना लगाएं तो ये बेहतर होगा. बाकी एक बात जो मैंने आपको बताया, एल दो के बाद बट जो लगाते हैं कि एल दो शी इज़ रिच बट शी इज़ ऑनेस्ट. एल दो के बाद या दो के बाद जो बट का इस्तेमाल है, इसको कैटेगरिकली बंद करना चाहिए. दैट इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक. 10 जो होता है, 10 आल्सो शो द रिजल्ट. जिस तरह मैंने आपको बताया कि द यूनिवर्सिटीज़ हैव एक्सपांडेड, thus allowing many more people the chance of higher education. कि अभी यूनिवर्सिटी से एक्सपांड हो चुकी हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी जो है ना वो लोगों को ये जो है ना वो मौका दिया है. अलोइंग मैनी मोर पीपल द चांस ऑफ हायर एजुकेशन, तो उन्होंने हायर एजुकेशन का मौका दिया है. 10 बिसाइड्स, याद रखें जब मैं आपको प्रेपोजिशन बिसाइड पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि एक बिसाइड्स कंजक्शन होता है. एक बिसाइड है, दैट इज़ अ प्रेपोजिशन. वो तो होता है कि साथ में किसी भी साइड पे, वो बिसाइड है. दिस इज बिसाइड्स. Besides computer, I give you all of my books. This is besides. I give you all of my books. Okay. So उसके साथ साथ. अच्छा, मर्ज़ी आप यहाँ पे besides लगाएं या अगर आप यहाँ पे in addition to लगा दें तो भी यही है. और आप अगर कर दें additionally, in addition to, और अगर आप इसकी जगह पर additionally भी लिख देते हैं तो तकरीबन ये भी वहाँ पे एज ए कंजक्शन के तौर पे काम कर देगा. लेकिन अब क्या है कि एडिशनली आप यूज़ कर सकते हैं. एडिशनली फिर आप कामा दे दें तो वो भी एक लिंक पैदा कर देता है आपके सेंटेंस के अंदर. सो इन एडिशन टू सर्टिफिकेट्स ऑल स्टूडेंट्स वर गिवन शील्ड्स. ओके, के सर्टिफिकेट्स के साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स को शील्ड भी दी गई. ओके, ऑल स्टूडेंट्स वर गिवन शील्ड्स. इन एडिशन टू से मुराद है के साथ साथ, इसके अलावा. आप यहाँ पे बिसाइड्स लगाएं तो भी सेम है. बिसाइड्स सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट के साथ साथ.
all students were given shields. Both are eligible, and you can put either besides or you can put in addition or additionally. Additionally हम जो यूज़ करते हैं वो जब आप ऐसे वगैरह लिखते हैं तो उसमें जब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशंस के अंदर हम ट्रांजिशन करते हैं तो उस कंपोजिशन के अंदर इस एडिशनली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अकॉर्डिंग टू या इन अकॉर्डेंस विद, ये हम यूज़ करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वसीम इट इज़ अ ग्रेट मूवी, या इन अकॉर्डेंस विद वी एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद माई पेरेंट्स विशेज़। सो इन अकॉर्डेंस विद या अकॉर्डिंग टू वी कैन जस्ट यूज़ इट इन वाइल, जो हम यूज़ करते हैं, हर पेरेंट्स डाइड वाइल शी वॉज स्टिल एट स्कूल, उसके पेरेंट्स तब मर गए जब वो स्कूल में थी। वाइल आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अगर चाहें तो हम वेन भी लगा सकते हैं, वेन शी वॉज एट स्कूल, ओके, वेन भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वेन जो है ना वो इसी कंटेक्स्ट के अंदर वेन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेन शी वॉज स्टिल एट स्कूल, वेन शी वॉज स्टिल चाइल्ड, या वाइल, ओके। नॉट विद स्टैंडिंग, ये हम यूज़ करते हैं कनेक्टिव के तौर पे। नॉट विद स्टैंडिंग सम मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स द स्कूल्स हैज़ हैड अ सक्सेसफुल ईयर। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग का असल सेंस क्या है? आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे कोई मूवी आती है और आप कहते हैं कि यार हीरो को छोड़कर बाकी मूवी बड़ी ज़बरदस्त है। हीरो को छोड़कर, छोड़कर से मुराद है कि अगर आप उसको बाहर निकालें, उसको माइनस करें तो बाकी मूवी बहुत ज़बरदस्त है। ये जो आप कह रहे हैं कि इसको छोड़कर, बाहर निकाल कर, माइनस करके, इसकी जगह पर हम अंग्रेज़ी में यूज़ करेंगे नॉट विद स्टैंडिंग द हीरो। अब यही सेंटेंस में ये क्या कहूँगा कि नॉट विद स्टैंडिंग द हीरो द मूवी इज़ वंडरफुल, कि हीरो को छोड़कर कहानी जो है ना मूवी बड़ी ज़बरदस्त है। नॉट विद स्टैंडिंग हिज फादर, इसके बाप को छोड़कर द फैमिली इज़ वेरी वंडरफुल, वो फैमिली बहुत ज़बरदस्त है। नॉट विद स्टैंडिंग इट्स कलर द बिल्डिंग इज़ वंडरफुल, इसके कलर को छोड़कर बाकी बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है। छोड़कर ये जो सेंस है हमारे पास कि उसको हम माइनस करें या उसको हम कंसीडर ना करें, सो लाइक दैट वी कैन यूज़ ओके, वी कैन यूज़ दिस नॉट स्टैंडिंग, दिस वेरी टेक्निकल। अच्छा, अभी वो बच्चा पूछ रहा था शायद कि इवन दो और इवन इफ जो है ना, तो हम उसकी तरफ आ रहे हैं। थैंक यू डियर जुल्फ़कार, थैंक यू वेरी मच। बस ये कोई फैबुलस वर्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है अपनी सोसाइटी के लिए, जितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में सब लोग परेशान बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट यू कुड डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी, फॉर योर पीपल एज मच एज यू कैन, ओके। इवन इफ़ या दो, अब इवन इफ़ या इवन दो, इसमें से जो भी आप लगाएं, इसका फ़र्क पहले हम समझेंगे कि इवन देन एक होता है कि इवन इफ़ या इवन दो। अच्छा, इवन इफ़ या इवन दो का मतलब है कि भले, भले मैं मर जाऊँ, आई विल गेट देयर इवन इफ़ आई हैव टू वॉक, मैं वहाँ पहुँचूँगा फिर भले क्यों न मुझे पैदल जाना पड़े। इवन इफ़ आई हैव टू वॉक, इवन दो आई हैव टू वॉक, हम यूज़ करते हैं इवन इफ़ एंड इवन दो, ठीक है, भले, ठीक। या आई लाइक हर इवन दो शी कैन बी अनाइंग एट टाइम्स, मैं उसको लाइक करता हूँ, इसके बावजूद वो काफ़ी टाइम या काफ़ी मर्तबा जो है वो अनाइंग रही है, या उसने जो है ना वो गलत तरीके से बर्ताव किया है। कैन बी अनाइंग इट इन एट टाइम्स, काफ़ी मर्तबा उसने गलत तरीके से बर्ताव किया है, बट आई स्टिल लाइक हर, सो आई लाइक हर इवन दो। इवन दो आई विल गो टू कराची इवन दो आई डाई, मैं कराची जाऊँगा भले मर जाऊँ, ओके। इवन इफ़ भले जो है ना वो कितना भी पैसा खर्च आ जाए, इवन इफ़ आई लूज़ ऑल माई अमाउंट आई विल डू दिस, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूँगा फिर भले मेरी तमाम पैसे लग जाएं। सो इन दैट सेंस वी यूज़ इवन इफ़ और इवन दो। अच्छा, बाकी होता है कि इवन नाउ एंड इवन देन। इवन देन आई हैव शोन हिम द फोटोग्राफ्स बट इवन नाउ ही वोंट बिलीव मी, मैंने उसको फ़ोटोग्राफ्स दिखाएं फिर भी वो नहीं मानते, ठीक है। तो इसका जो मतलब है कि भले और फिर भी, ये जो इसका डिफरेंस है इवन इफ़ या इवन दो का, या इवन नाउ या इवन देन का। इवन नाउ या इवन देन, फिर भी,
इवन नाउ यू, मैंने आपको तमाम सबूत दिए हैं, इवन नाउ यू मिसट्रस्ट मी, फिर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, इवन देन यू मिसट्रस्ट मी, फिर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते. सो इन दैट सेंस यू यूज दिस इवन दो एंड इवन दैन. I shown him the photographs, but even now he won't believe me. Even then she wouldn't admit her mistake. फिर भी वो अपनी mistakes को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है. When I have proved her documents. So in this way you can use even now and even then instead of या that in lieu of. So you can use इसके बदले you should give me your car and I would give you my old house instead of it. So you can use this type of conjunction. Instead of की जगह पर we can use in lieu of. In lieu of is the same what is instead of, they are the same. So these were some basic conjunctions which could contribute towards your language development, and they could help you to improve your skills as well. So I think that it was really a wonderful. So it was really wonderful to go with this basics of conjunction and how they are put in a sentence to make it. But when we go in an advanced level of composition, then we need to transition from one part of the sentence towards another part, and it's not only ट्रांजिशन जो उसमें होती है एक सेंटेंस से सेंटेंस की तरफ नहीं होती. इट्स नॉट ओनली विद इन सेंटेंस और विद इन सेंटेंसेस और विद इन क्लॉजेस, बट मोस्ट ऑफन वी नीड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ. एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस. एक पहले तो क्या हुआ, एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर आपने कनेक्टिविटी पैदा की, फिर सेंटेंस की सेंटेंसेस के साथ कनेक्टिविटी पैदा की, फिर सेंटेंसेस की पूरे पैराग्राफ के साथ कनेक्टिविटी पैदा की, फिर पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्टिविटी पैदा की. और यही वो स्किल है जो CSS के जो हमारे साथी टेस्ट ऐसे लिख रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एंड दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर सक्सेस. So these connectives are cohesive devices. We also call them cohesive devices क्योंकि ये कोहेशन पैदा करते हैं, कोहेजन पैदा करते हैं उनके अंदर, कोहेरेंस पैदा करते हैं लैंग्वेज के अंदर, जिससे उनके अंदर एक रब्त आता है, जिस उर्दू में हम टर्म यूज़ करें रब्त. रब्त का मतलब ही यही होता है कि उसके अंदर कनेक्टिविटी पैदा हो और आपको लगे कि एक बात दूसरी बात से जो है जुड़ी हुई है. तो हम कभी कभार इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं. एक पैराग्राफ ख़त्म करते हैं, दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत में हम एक ऐसा टर्म यूज़ करके फिर आगे चल जाते हैं. मिसाल के तौर पे आप लिख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के फेलियर्स के ये प्रॉब्लम है. एक पैराग्राफ के अंदर आपने उन प्रॉब्लम्स को जिक्र किया. अब आप दूसरे पैराग्राफ में दूसरी प्रॉब्लम्स को जिक्र करना चाह रहे हैं और आप ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ दूसरे वाले पैराग्राफ को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कोई से वर्ड यूज़ करके उनको लिंक कर देते हैं, जिस तरह वी यूज टर्म एडिशनली. ओके, अब आपने एडिशन यूज़ किया तो उससे मतलब है कि ऊपर जो चीज़ हुई है उसमें अभी आप एडिशन करें. इससे क्या हुआ कि आपका ये पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसके अंदर एक रब्त पैदा होगी. और जो आपका एग्जामिनर जो CSS का आपको ऐसे चेक करा होगा वो उसकी उस ट्रांजिशन को, और ट्रांजिशन होता है मुंतकिली. अब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जो मुंतकिली है दैट्स ए ट्रांजिशन. इस ट्रांजिशन के अंदर मौजूद रब्त को देख रहा होगा कि हाउ मच कनेक्टेड द राइटर इज़, और उसका अपने थॉट के अंदर कितनी जो है कनेक्टिविटी है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, एंड conjunction is a really important area to be covered with and to be given much time and focus as well. So please let's go from, ये तो सेंटेक्स का एरिया था. अब हम सिमेंटिक्स की तरफ जाएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट. मैंने कहा था कि जब आपको लैंग्वेज सीखनी है तो पहले आप अपनी सिमेंटिक्स डेवलप करें, जिसमें आपके पास वर्ड्स मीनिंग हो, छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज़ करें. फिर हमने फोनेटिक्स की बात की थी कि आपका तलफ़ुज़ बेहतर हो, और तीसरा जो एरिया सेंटेक्स था, जो ग्रामर था, कि आपके पास उन चीज़ों का हो. तो इस क्लासेस के दौरान मेरा ज़्यादा फोकस सेंटेक्स पे रहा, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको अक्सर सीखने में थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा करती हैं. लेकिन बात ये मैंने आपको कैटेगरिकली बताई थी कि ये जस्ट सेंटेक्स जो है ना वो आपकी लैंग्वेज के अंदर करेक्टनेस लाता है, लेकिन लैंग्वेज की जब शुरुआत होती है तो हमें वहाँ पे करेक्टनेस की
जो है ना वो परवाह नहीं होनी चाहिए। जब इनिशियली आप लैंग्वेज बोलना शुरू करें तो डोंट केयर अबाउट दिस सिंटेक्स ग्रामेटिकल रूल्स में मत फंसें, यू जस्ट गो डायरेक्टली टू लैंग्वेज एक्विजिशन। नेचुरली जिस तरह आपने सिंधी उर्दू सीखी थी, एक वर्ड बोलकर आप बात करते थे, उसके आस साथ से फिर आपने उन्हें वर्ड्स में एडिशन करके आपने सेंटेंसेस यूज़ किए थे। यू शुड यूज़ द सेम प्रोसीजर्स हेयर एज वेल, एंड दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किल्स, and it will also help you to improve your language acquisition situations. Okay, so please let's go towards the semantics. We would watch a video regarding semantics. Zutloop FM Tuner, line in. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. Is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Well, guys, this is really wonderful. This was a class of philosophy, and the teacher of philosophy is trying to teach students that what life is and how can we live a meaningful life.
It is a class of philosophy. There comes a teacher with a jar, golf balls, small pebbles, sand, and a pint of beer. तो इट इज़ ए क्लास ऑफ फिलोसॉफी. वहाँ पे एक टीचर आता है जिसके पास एक जार है, एक बनी है, गोल्फ बॉल्स हैं, छोटी सी कंकरियाँ, छोटी सी जो पत्थरियाँ होती वी कॉल्ड इट स्मॉल पेबल्स, एंड अ पिंच ऑफ बियर, और उसके पास एक जो है ना वो बियर की बॉटल है. फर्स्ट ही पुट्स गोल्फ बॉल्स इनटू द जार, पुट्स इनटू, यहाँ पे देखें इनटू क्यों लगा रहे हैं, जार के अंदर जा रहे हैं. फर्स्ट ही पुट्स गोल्फ बॉल्स इनटू द जार, पहले वो जार में बॉल लगाते हैं, एंड आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ द जार इज़ फुल, और स्टूडेंट से पूछता है कि क्या जार फुल हो गया. द स्टूडेंट्स रिप्लाई अफर्मेटिवली. स्टूडेंट्स किस तरह जवाब देते हैं, दे रिप्लाई, दे रिस्पॉन्ड अफर्मेटिवली मीन्स पॉजिटिवली. अफर्मेटिवली मीन्स हाँ में, स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ भर गया. ही देन पुट्स स्मॉल पेबल्स विच फिल द स्पेस अवेलेबल. चूँकि बाल के दरमियान थोड़ा सा भी स्पेस मौजूद है, तो जो छोटी पत्थरियाँ हैं ये वो डालता है. ही अगेन आस्क इफ़ द जार इज़ फुल. छोटी सी पत्थरियाँ डालने के बाद दोबारा पूछता है क्या अब जार भर गया. द स्टूडेंट्स रिप्लाई पॉजिटिवली. स्टूडेंट्स हाँ में जवाब देते हैं. आप देखिए ऊपर हमने टर्म यूज़ किया था ना, स्टूडेंट्स रिप्लाई अफर्मेटिवली. तो अभी दूसरी जगह पर हमने क्या किया, हमने अफर्मेटिवली की जगह पर पॉजिटिवली लगा दिया. पॉजिटिवली का भी मतलब होता है हाँ में जवाब देना. स्टूडेंट्स हाँ में जवाब दिया. ही पुट्स सैंड, उसके बाद ये मिट्टी डालता है, रेत जो है वो डालता है. एंड फाइनली ही पुट्स बियर, और आखिर में उसमें बियर डालता है इनटू द जार. देन ही इंडेवर्स आर स्ट्राइव्स टू एक्सप्लेन. उसके बाद ये चीज़ों को एक्सप्लेन करता है. इंडेवर्स, इंडेवर मीन्स कोशिश करना, स्ट्राइव का मतलब है कोशिश करना. देन ही स्ट्राइव्स टू एक्सप्लेन. उसके बाद ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये सब गोल्फ बॉल और ये सब क्या है. ही मेंशंस दैट द जार रिप्रेजेंट्स आर एम्बडीज लाइफ. ये क्या बताता है कि ये जो आपका जार है ये आपकी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स आर एम्बडीज लाइफ. ये लाइफ का तर्जमान है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका तर्जमान है, उसके तर्जमानी करता है. आप ऐसा समझो कि ये जार ज़िंदगी है, एम्बडीज लाइफ. देखें एम्बडीज, ऐसा समझो कि ये ज़िंदगी है. गोल्फ बॉल्स आर लाइक पेरेंट्स. जो बॉल हैं गोल्फ बॉल हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. दे स्टैंड फॉर द गोल्फ बॉल्स. फेबल्स, उसके बॉल्स के बाद जो पत्थरियाँ हैं छोटी छोटी, फेबल्स आर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक जॉब, कार, और जो छोटी सी पत्थरियाँ हैं वो इन वालिदैन के बाद, इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बाद दूसरे नंबर की जो चीज़ें हैं वो फेबल्स हैं. फिर वेयर एज सैंड स्टैंड फॉर स्मॉल थिंग्स. जबकि जो रेत है वो सबसे जो मामूली चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें उसके लिए जो इन योर लाइफ. ही एडवाइजेज स्टूडेंट्स टू कीप फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करता है कि आप क्या करें, यू कीप फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आप जो है पहली चीज़ को पहले नंबर पे रखें. वो कैसे, कि आप जो है जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको पहले नंबर पे रखें. अगर आपने शुरू में ही रेत डाल दी तो जार तो भर गया. अब आपकी ज़िंदगी की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बॉल्स हैं, वो इस रेत वाले जार में नहीं जाएंगी. पत्थरियाँ जो हैं, जो दूसरे नंबर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो भी नहीं जाएंगी. क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आपने जार को उस रेत से भरकर अब अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है. सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स शुड बी गिवन प्रायोरिटी. मतलब क्या है इसकी क्लास का, कि जो अहम चीज़ें हैं उनको तरजीहात देनी चाहिए. लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेटिंग द प्रायोरिटीज़. ज़िंदगी क्या है, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को तैयार करें. इस लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेटिंग द प्रायोरिटीज़. इफ़ यू फिल द जार विद सैंड फर्स्ट, देन देयर विल बी नो प्लेस फॉर द गोल्फ बॉल्स. अगर आप जार को पहले ही उससे भर लेंगे तो फिर गोल्फ बॉल के लिए कोई जगह नहीं होगी. वन स्टूडेंट आस्क्ड दैट व्हाट द बियर स्टैंड फॉर. एक स्टूडेंट कहता है कि बियर, फिर बियर का क्या मतलब है जो आपने कहा, जो आखिर में डाला था. व्हाट द बियर स्टैंड्स फॉर, कि ये इससे क्या मुराद है. द प्रोफेसर रिप्लाइज नो मैटर हाउ मच वन इज़ बिजी. कि इसका मतलब ये है कि आप भले कितने भी मसरूफ़ हों,
Still one can spare a few moments for friends to sip some draught of beer. अभी भी वो दोस्त जो है वो कुछ जो है लम्हात जो है वो स्पेयर कर सकते हैं to sip the some draughts of beer, कि वो कुछ जो है ना वहाँ पे बैठ कर बियर के और बियर को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं चाय के साथ, कि भले आप कितने भी मसरूफ़ हों लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ अहबाबों के साथ बैठकर यू कैन सिप सम ड्राफ्ट्स ऑफ टी, आप चाय के चंद घूंट जो है ना वो पी सकते हैं. सिप का मतलब होता है पीना. सम ड्राफ्ट ऑफ बियर, सॉरी यहाँ पे टी और कॉफ़ी. तो आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हो लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर जो है ना चाय या कॉफ़ी के कुछ जो घूंट पी लेते हैं विद देम. दिस व्हाट इज़ लाइफ. ओके, सो दिस वर्ड टी टोटलर वो लोग होते हैं जो अगर शराब वगैरह नहीं पीते तो वी कॉल देम ए टी टोटलर. एक वो लोग होते हैं जो शराब वगैरह पीते वी कॉल देम ड्रंकार्ड. ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ड्रंकार्ड एंड टी टोटलर. So now here this is the philosophy of a human life, and in this philosophy we can understand that how much life is important, and it is all about setting the priorities. If you set the priorities positively, the things go accordingly and they help you. Now you would just re-listen the video and try to recapture the concept. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Now Is it full now? Pebble, okay. Now balls and pebbles, they are full. They have made the jar full. Now is he putting sand? There's space remaining in between. That gets filled with that sand. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. You can imagine that this is simple class, okay, but the way the concepts are being given to students, that matters a lot. And teaching with pragmatics, with the practical ideas, which could give long-lasting concepts, or which could leave long-lasting impact on the mind of the students. That is the real essence of a true teaching, and that matters a lot. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. I'm glad you asked. Okay, मुझे खुशी है कि आपने ये पूछा. I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. So this is the same with our life as well. When you come in this world, okay, the main thing that could make you successful or unsuccessful, that is the priorities in your life. If you give, most often students come to me with this complaint, sir, we have issues
we can't do the things on time, and special assignments of life and studies, they remain incomplete. We can't manage things, we can't manage time. So actually the thing is that we don't prioritize things in our life. The greater proportion of our time that goes to the trivialities, uncommon things, useless things. So you give much time to these things, and then suppose you want to study but you pick your cell phone and you give 2 hours to your Facebook and WhatsApp and other type of activities, then you realize that the greater proportion of your time is just because in this the world we are living, there is a philosophy of maximalism. आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया को जो अपना लिबरल कैपिटल क्लास है, उसने इस दुनिया को क्या कर दिया है, उसने इस दुनिया की एक एक चीज़ को जो है अपने प्रोडक्ट से भरा हुआ है. दैट्स फिलोसफी इज कॉल्ड मैक्सिमलिज्म फिलोसफी. उसमें यह कि आपके पास आपको इतनी चीज़ें जो है आपके सामने आ जाएंगी कि आप हैरान होंगे कि मैं क्या करूं. उसमें मसला क्या होता है कि उसमें आपके टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है. एक ज़माना होता था जब हम कहते थे कि नॉलेज इज़ पावर, फिर हम कहते थे विजडम इज़ अ पावर. लेकिन अभी जो हैरानी वाली बात है कि क्लियरिटी इज़ पावर. आप क्लियर हों कि आपने क्या करना है. वो क्लियरिटी कब आती है? व्हेन यू हैव ए क्लियर प्रायोरिटीज़. आपकी तरजीहात जब क्लियर होती हैं, देन योर प्रायोरिटीज़ आर क्लियर. एंड व्हेन यू आर क्लियर इन योर प्रायोरिटीज़, जब आपकी तरजीहात क्लियर होती हैं, देन यू आर क्लियर इन योर लाइफ गोल्स, एंड योर लाइफ गोल्स गोज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इफेक्टिव. So most often it has been seen that the people, they don't fix or let me say that they don't prioritize their life's choice, and the greater proportion of their time go in the trivialities or useless or this futile activities, and at the end they feel that they have lost too much in their life. So my dear student, life is all about the priorities. If you can prioritize your life, you keep the first thing first. Okay, that is the key to success, is that keep the first thing first. जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले रखें, उसको पहले करें. यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ. आपको कभी भी ज़िंदगी में पछतावे की ज़रूरत नहीं होगी. सो थैंक यू वेरी मच. विद लव इमेंस. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Till that, take good care of yourself. And again in the end I would say, please don't take this COVID-19 as a light thing. हमारे यहाँ सोसाइटी में अक्सर चल रहा है कि ये कुछ नहीं है, बस से है, तो whatever. लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये बहुत एक डेंजरस फिनोमेना है. काइंडली आप इसको लाइट ना लें. आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, जैसे भी हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें. तकरीबन जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं उसको ये कि आप सेहतमंद हैं, आप यंग है, लेकिन आप देखिएगा आपके घर के अंदर आपके बूढ़े वालिदैन पेरेंट्स रहते हैं, और आप अगर घर में कोई ऐसी चीज़ ले गए जिससे आपकी फैमिली को किसी मेंबर को लॉस हो जाए, तो ये हमारा इज्तिमाई तौर पे बहुत बड़ा नुकसान होगा. आई होप सो you would be responsible, you would behave responsibly, because remember that आपकी ज़िंदगी का जार भले भरा रहे, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, then life will become useless. Okay, so we love you all. See you in the next session. Bye. Thank you very much.